दोस्तों, यह भाग सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि पहला भाग अवश्य देखें, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाग 2 की शुरुआत में चाणक्य की बात सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेशवाहक से पता चला कि गांधार के राजा अम्बी ने बिना लड़े ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले, इसका मतलब यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव होगा जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र ये बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। चाणक्य की बात सुन आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है, और भला वह आपकी बात क्यों मानेगा। यह सुन चाणक्य ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। मेघनाथ बोले, धनानंद सुनेगा और वो भी आपका प्रस्ताव। भीमदेव के दरबार से बच निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए। बच्चों को शिक्षा देने का काम भलाई इसी में है। यह सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि उन्हें सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहाँ। आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा। चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य मुझे लगता है यह हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। क्यों न आखिरी बार हम भोजन साथ में करें। चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मन ही मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाले। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार का की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शव को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मर्युदंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिप्त वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा, और कितनों को मारोगे तुम लोग। अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे। कहां से लाए हम इतना धन। उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा, ए बुढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी इसी फंदे पे लटका दूंगा। चल चुपचाप निकल जा यहाँ से। ऐसा कह उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से ये देखा नहीं गया और वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, माँ जी संभल के। ऐसा कह उन्होंने उस रोती हुई बूढ़ी महिला को एक पेड़ के नीचे बिठाया और बोले, माँ, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और न ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज लूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूँ और वचन देता हूँ कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता, उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा।
चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए ममता भारी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देख लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया, मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे तेरे अंदर करुणा होगी। लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से ये बात कह रही हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है तो वो है आशीर्वाद। चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था माँ, आशीर्वाद दे। उस औरत ने उनके सर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। मेरा एक अति आवश्यक कार्य के लिए राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। ये सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, अभी महाराज व्यस्त हैं, आप यही प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूँ। ये सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देख बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त हैं। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.